रही थी ना कि जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन थी ना आपके ग्रुप की, उन्हीं की आज पहले वाली भी थी ना, तो उन्होंने पहले भी प्रेजेंट किया, दैट्स वाई। राइट, ओके। चलिए वो कल पे अब शिफ्ट हो गए। सो यू पीपल विल बी प्रेजेंटेड टुमारो इंशाल्लाह। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we have our next theory, it's post-colonialism and post-colonial literature. First of all, we discuss something about the background of post-colonialism, because it has colonialism as its background. Then there comes post-colonialism, right? Michael Foucault, he's a philosopher and politics of power, and he's been discussing that through discourse and power, because the discourse is a powerful tool, and it is constructed by language. आई थिंक सो कि आप सब लोगों ने जो है वो लिंग्विस्टिक्स में डिस्कोर्स को जो है वो बड़ी तफसील से पढ़ा होगा। चीज़ों को तफसील से नहीं भी पढ़ा हो तो कम से कम ये ज़रूर आइडिया होता है कि डिस्कोर्स बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली जो है वो लैंग्वेज जो है वो उसमें कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और लैंग्वेज जो है वो इसको बेसिकली कंस्ट्रक्ट करती है डिस्कोर्स को। और दूसरा जो पॉइंट है उसका कि पावर इज़ प्रोडक्टिव, तो पावर जो है वो प्रोडक्टिव होती है। हम लोग आगे इसको जो है जब एक्सप्लेन करेंगे तो फिर उसमें देखते हैं कि किस तरह से जो है वो पावर प्रोडक्टिव होती है। एंटोनियो ग्रैम्ची जो हैं उनका जो है वो कॉन्सेप्ट है इसी हवाले से, और वो है हेजमनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं। डोमिनेशन जो है विदाउट वायलेंस किस हद तक मुमकिन होता है कि आप किसी दूसरे ग्रुप को, दूसरी कम्युनिटी को, सोसाइटी को, कल्चर को या कंट्री को जो है वो कोई एक नेशन किसी दूसरे नेशन को डोमिनेट करे और उसमें जो है वो वायलेंस का जो है वो अमल दखल ना हो। हेजमनी गिव्स स्यूडो कॉन्शियसनेस। तो जो हेजमनी का जो है वो हम लोग मार्क्सिज्म के अंदर जो है वो हेजमनी का कॉन्सेप्ट मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो उसमें भी जो है वो बात ये थी कि अगर जो डोमिनेट कर रहा होता है वो प्रिविलेज्ड होता है, और सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स होते हैं जो हेजमोनिक होते हैं, और लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो हेजमनी की जो है तो वो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है। तीसरा जो उसमें थेरिस्ट है हमारे पास, पहले माइकल फुको हैं, दूसरे जो है वो एंटोनियो ग्रैम्ची हैं, और थर्ड जो है वो एडवर्ड सईद हैं। और उनका जो कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म उसके हवाले से पहले में जो है डिस्कोर्स एंड पावर है, दूसरा हेजमनी है, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म का है। और ओरिएंट इज वेस्टर्न क्रिएशन के वेस्ट ने अपने लिए जो है वो एक अप, जो वो लोग जो वेस्टर्न नहीं हैं उनके लिए जो है वो ओरिएंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट किया है। ऑल नेशंस, ऑल पीपल who do not belong to the West, who are not the part of the West, they are Oriental। चाहे वो एशियाटिक हैं, चाहे वो अफ्रीकन हैं,
चाहे जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, चाहे वो किसी भी और नेशन से, किसी भी और जो है वो रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, बट दे आर नॉट सपोज टू बी ऑक्सीडेंटल और वेस्टर्न, दे आर ओरिएंट। ओरिएंटलिज्म जो है वो एक रैशनलाइजेशन है ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन, कि वो अपनी जो दूसरी कौमों के ऊपर जाके अपनी एक हेजमनी उसको एक्सरसाइज करते हैं, उनके साथ जो है वो पावर रिलेशनशिप में होते हैं, डोमिनेट करते हैं, उनको कोलोनाइज करते हैं। तो ओरिएंटलिज्म जो है वो बेसिकली उनके लिए एक जवाब का काम करता है, ठीक है। उसको अपनी जस्टिफिकेशन के लिए जो है वो ये जो है वो ओरिएंटलिज्म को ना सिर्फ उन्होंने क्रिएट किया है, बल्कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया हुआ है, ठीक है, थ्रू मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस के थ्रू, डिफरेंट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के, उनके थ्रू जो है वो उसको प्रीच कर रहे हैं। लेट्स सी द डिटेल्स अहेड। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपीरियलिज्म जो बुनियादी फ़लसफ़ा है उनका, इंपीरियलिज्म जो है वो फ़िलॉसफी है, और जो कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है ये बेसिकली थेरीज है। बुनियादी फ़लसफ़ा जो है वो उनका इंपीरियलिज्म का है कि आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। किस लिए है? टू लेजिटिमेट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ऑफ अ नेशन टू अदर्स, कि ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये उनकी आइडियोलॉजी के अंदर शामिल है, एक इसेंशियल पार्ट है, जिसके थ्रू जो है वो अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री जो हेजमनी है, पावर है या डोमिनेशन जो है, उसके थ्रू जो है उसको लेजिटिमाइज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। हाउ अ नेशन डोमिनेट्स another nation through economics and military power. कॉलोनियलिज्म जो है, जिसमें कहा ये प्रैक्टिकल फॉर्म है बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म, कि उस आइडिया के ऊपर जो है इंपीरियलिज्म के, आप प्रैक्टिकली जो है वो डोमिनेट करते हैं। आपके समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किए देता हूं कि वेस्ट ये समझता है कि all other people, all other nations, all other races than the West, they are uneducated, uncivilized, barbarian, autocratic, ignorant, backward, और जितनी भी इस किस्म की नेगेटिव जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं वो उनके साथ एसोसिएट करते हैं। और वेस्ट को ये समझते हैं कि दे आर लाइक द चोजन पीपल, दे आर civilized, they have culture, they have education, they have technological advancement, everything, right? तो अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनके ऊपर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओरिएंट को, या जो अदर नेशंस हैं, जो कलर स्किन नेशंस हैं, उनको जो है वो एजुकेट करें, सिविलाइज करें, उनको जो है वो डेमोक्रेटिक जो है वो डेमोक्रेसी जो है उसको प्रीच करें, और उनको जो है वो एक प्रॉपर जो है वो सिटीजनशिप में सिविक जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर उनको उस धारे में लाया जाए। तो वो मुख्तलिफ जो है वो मीन्स के थ्रू दूसरी नेशंस को जो है वो एक्सेस करते हैं और उनको कोलोनाइज करते हैं, चाहे वो थ्रू ट्रेड जाए, या वो उनको एजुकेट करने के हवाले से, या उनको सिविलाइज
बनाने के हवाले से जो है वो जाएं वहाँ पे, और फिर उनके ऊपर वहाँ पे गलबा तसल्लुत कायम करते हैं, और फिर उसके बाद जो है उनका इस्तेहसाल भी जो है वो साथ साथ जारी रहता है। आई होप सो कि आप में से सब में जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जब बरसगीर में आती है, तो बेसिकली जो है ये इसी इम्पीरियलिस्टिक जो है वो अपने मोटिव्स के साथ आती है यहाँ पे, और फिर उसने यहाँ पे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू एक सियासी गलबा हासिल किया, हेजमनी जो है वो हासिल की, पावर डोमिनेशन हासिल की उसने, और उसके बाद जो है यहाँ पर अपना पूरा नौबादियाती निज़ाम जो है, कलोनियलिज्म जो है, उसको इस्टेब्लिश किया। और जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जो है वो सारे जो है वो सब कॉन्टिनेंट को, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को जो है वो उन्होंने कंट्रोल किया, रूल किया और एक्सप्लॉइट भी किया ऑब्वियसली। होपफुली नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह आप लोग जो है वो 20th सेंचुरी इंग्लिश नॉवल पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोग नॉवल पढ़ेंगे पैसेज टू इंडिया, हार्ट ऑफ डार्कनेस और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो पैसेज टू इंडिया जैसे कि टाइटल से ही जाहिर है, तो वो इसी बैकग्राउंड के साथ है, कलोनियल और जो है वो बैकग्राउंड के साथ पोस्ट कलोनियल और कलोनियल पर्सपेक्टिव में लिखा गया। इस तरह हार्ट ऑफ डार्कनेस है तो वो अफ्रीका के अंदर जो वेस्ट की या यूरोप की जो एक डोमिनेशन थी उसके पर्सपेक्टिव में लिखा गया है, लेकिन हैं दोनों जो है वो कलोनियल और पोस्ट कलोनियल पर्सपेक्टिव में लिखे हुए नॉवल हैं। सो कलोनियलिज्म जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म है लेजिटिमाइजेशन की, इकोनॉमिक और मिलिट्री जो डोमिनेशन है एक कौम की दूसरी कौम के ऊपर, कि चूँकि वो कौम सिविलाइज्ड है, एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है, वेल कल्चर्ड है, तो ये अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस दूसरी कौमों को भी जो है वो ये सारा कुछ जो है वो टीच करे, और इसलिए जो है वो अपनी वहाँ दूसरे ममालिक में जाना, उनको ऊपर रूल करना, उनको अपने जो है वो एनस्लेव करना, और ये सारी चीज़ें उनके थ्रू जो है वो उसको लेजिटिमाइज करते हैं, जस्टिफाइज करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। आई होप सो कि यू पीपल अंडरस्टैंड मी। जी सर। राइट। अब पोस्ट कॉलोनियल जो है वो कॉलोनियलिज्म का दौर ख़त्म हो जाने के बाद जहाँ जहाँ भी नौआबादियात थी और फिर वो नौआबादियात ख़त्म हुई हैं और उन इलाकों ने आज़ादी हासिल की है, उसके बाद का जो एरा है, उसके बाद का जो एज है, जो टाइम है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल एरा। अब जो लिटरेचर वहाँ पे लिखा जाएगा वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहलाएगा, और पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो सोशो कल्चरल तमाम किस्म के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो जो एस्पेक्ट्स ऑफ जो है वो लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो इंक्लूड हो जाते हैं बाद के हवाले से, पोस्ट कॉलोनियल के हवाले से। कॉलोनियल डिस्कोर्स जो है ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है एंड पर्सपेक्टिव है यूज्ड बाय कॉलोनियल पावर टू मेक कॉलोनियल सब्जेक्ट ओबे कॉलोनियल रूल्स। तो ये कॉलोनियल पावर का एक टूल समझ लें, और बड़ा पावरफुल टूल है। एक तो वो रिप्रेजेंट करते हैं और अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, ठीक है। कॉलोनियल डिस्कोर्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन है और पर्सपेक्टिव है, जिसे कॉलोनियल पावर ने इस्तेमाल किया अपने जो कॉलोनियल उनके नौबादियाती महकूम हैं, सब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे महकूम हैं, वो लोग जिनके ऊपर उन्होंने रूल किया, और किस लिए कि वो उस कॉलोनियल रूल को, उनकी जो हुक्मरानी है, उनका गलबा है, उसको वो ओबे करें विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर चाहे 0% जो है वो रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर भी आप जब किसी के जो है वो कम्युनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करते हैं तो रेजिस्टेंस आती है, चाहे वो लोग वीक हों, बिल्कुल सबमिसिव हों या जो भी हो, बट दे रेजिस्ट सम और द अदर, चाहे वो खामोशी से करें, चाहे वो उसको ज़ोरदार तरीके से करें, जिस तरह से भी हो, बट वो
प्रोटेस्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है वो की जाती है। तो वो लैंग्वेज जो है, वो जो डिस्कोर्स है, कॉलोनियल डिस्कोर्स, वो बेसिकली उस कॉलोनियल रूल की रिप्रेजेंटेशन है और उसका पर्सपेक्टिव और उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको कॉलोनियल पावर यूज़ करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, अपने अपने जो है वो लोकल कम्युनिटी को अपनी जो हुक्मरानी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और जो रूल्स वो वज़ा करें, जो वो एक सोशल कोड उनके लिए डिवाइस करें, तो उसको ओबे करने के लिए। टेक्सचुअल एनालिसिस अभी मेरा ख्याल है कि हम लोग अगर इसको स्किप कर लें। ओके, जी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, हिस्टोरिकल पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि एंड ऑफ द कॉलोनियलिज्म जो है, जब अफ्रीका ने, बहुत सारे ममालिक हैं, इवन अमेरिका हैज़ बीन कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, यूके, तो उसने भी आज़ादी हासिल की। इस तरह अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं, बरसगीर पाको हिंद है। जब उनका ये कॉलोनियलिज्म का, नौबादियात का एक जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया, किसी किसी ने जल्द या किसी ने बदेर जो है वो आज़ादी हासिल कर ली, तो इस बेसिकली वे ऑफ रीडिंग है टेक्स्ट एंड colonial heritage, text and colonial immigrants, text and the themes of colonialism and imperialism। ठीक है, पोस्ट colonialism जो है वो बेसिकली वे ऑफ रीडिंग है, इसमें टेक्स्ट और colonial heritage को देखा जाता है कि वो जो उन colonial मास्टर्स की मेंटेलिटी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, क्या पोस्ट colonialism के दौर में जब वो अपनी colonialism उनका ख़त्म हो गया, उसके बाद लोगों ने अपने आप के बारे में या अपने कल्चर के बारे में अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो टेक्स्ट में कैसे की है, उनका वो जो लिटरेचर लिखते हैं कैसा लिटरेचर है। टेक्स्ट और कॉलोनियल जो इमिग्रेंट्स हैं उनका रिलेशन जो है उसको टेक्स्ट के अंदर रीड किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, किस तरह से वो आए यहाँ पर, किस तरह से उन्होंने अपने जो है वो यहाँ पर तसल्लुत कायम किया, मीन्स क्या थे, मोटिव्स क्या थे, ट्रीटमेंट यहाँ पे लोगों के साथ था, सल्तनत की उनकी हुक्मरानी थी, क्या कुछ उन्होंने अपने हुक्मरानी के दौरान किया। इन चीज़ों को देखा जाता है। टेक्स्ट एंड द थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, और टेक्स्ट के अंदर जो कॉलोनियलिज्म के थीम्स हैं, इंपीरियलिज्म के थीम हैं, उनको देखा जाता है। उन्होंने सप्रेशन की है मकामी लोगों की, किस तरह से की है, इनको एक्सप्लॉइट किया है, किस तरह से किया है, ठीक है, और कौन कौन सी फ्रंट्स हैं जहां पर उन्होंने मकामी लोगों को जो है उनको एक्सप्लॉइट किया है। वो ऐसे जो थीम्स हैं उनकी जो है वो एक चाहे वो नस्ल कुशी है, चाहे उनकी मिस रिप्रेजेंटेशन है टेक्स्ट के अंदर, चाहे उनकी जो है वो कल्चरल जो है वो प्रोफाइलिंग की गई है, या रेशियल प्रोफाइलिंग की गई है, या उनको जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर जो है उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, या एज अ सोशल ग्रुप डिस्क्रिमिनेट किया गया है, और लैंग्वेज के बेसिस पर, कलर, स्किन कलर के बेसिस पर, रेस की बेसिस पर, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको जो है वो रिलीजन की बेसिस पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है, मतलब उसके जो मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको उसके अंदर देखा जाता है। वो टेक्स्ट जो वहाँ के मकामी लोग लिखें,
या इवन कॉलोनियल लोग भी लिखें। कि कॉलोनियल मास्टर्स में से कोई राइटर जो है वो से यहाँ पर जैसे इंग्लैंड काबिज था पाको हिंद में, तो बरसगीर पाको हिंद में, तो वहाँ का अगर कोई मुसन्निफ जो है वो कोई इस हवाले से कोई नावल, कोई ड्रामा, कोई पोएम या प्रोज ऐसे जो है वो लिखता है, उसके अंदर देखा जाएगा कि वो कॉलोनियल माइंडसेट किस हद तक है, मकामी जो यहाँ के लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कैसे दी गई है। ठीक है, उसको फिर कॉलोनियल जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, कॉलोनियल मास्टर जो यहाँ पर आए, तो इस तरह से जो कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड थीम्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है। तो वो उन चीज़ों का जो एक एनालिसिस है, उनकी जो रीडिंग है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग, या वो लिटरेचर जो है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहलाएगा। अगर मकामी लोग जो है वो अपने जो है वो तशख़्ख़ुस को के बारे में, अपनी कल्चर के बारे में, अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपने वर्क में कोई नावल लिख के, कोई पोइट्री लिख के, या कोई ड्रामा या कोई प्रोज के थ्रू जो है वो करता है, तो उससे भी जो है वो उनकी अपनी एक आइडेंटिटी, उनका एक अपना जो तशख़्ख़ुस है वो वाज़े होता है कि वो लोग हैं क्या बेसिकली। जो कॉलोनियल मास्टर थे उन्होंने उसको उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया, और ये लोग खुद अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप लोग पोस्ट कॉलोनियल वे में पढ़ते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे रेजिस्टिंग न्यूट्रल रीडरशिप, रेजिस्टिंग न्यूट्रल रीडरशिप के जो एक न्यूट्रल रीडरशिप है उसको वो रेजिस्ट होती है। ठीक है, आप उसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली जो है वो चीज़ों को जो है वो नहीं देख सकते। ये जो गैर जानिबदाना रवैया है ये रेजिस्ट होता है, रेजिस्टिंग मेटा हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, जो हिस्ट्री के मुतल्लिक सॉरी जी, मैं बात कर रहा था मेटा हिस्टोरिसिज्म के हवाले से। तो मेटा हिस्टोरिसिज्म जो है वो बेसिकली डील करता है कि जो प्रिंसिपल्स, जो गवर्निंग हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो हिस्ट्री का फलसफा रहा गया है उसको देखा जाता है। या हिस्टोरियोग्राफी कह लें उसको, या फिर आप लोग ये समझ लें कि जो स्ट्रक्चर है हिस्टोरिकल नैरेटिव की, उसको स्टडी किया जाता है उसके अंदर। तो बेसिकली ये होता है कि उस हिस्टोरिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, वो नैरेटिव है जिसे कॉलोनियल राइटर्स ने मकामी लोगों को जिस तरह से पेश किया होता है उसको रेजिस्ट किया जाता है। दूसरे लफ्जों में आप इसको, मैं अगर सिंप्लीफाई करूं आप लोगों के लिए, तो यूं कह सकते हैं आप कि जो कॉलोनियल राइटर्स ने मकामी लोगों को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया होता है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को रेजिस्ट किया जाता है कि हम ये नहीं हैं। जब यहाँ का मकामी लोग लिटरेचर लिखेंगे अपना, तो वो फिर उस पर्सपेक्टिव में जो है वो कहेंगे कि ऐसा नहीं है, जिस तरह से हमें रिप्रेजेंट किया गया है हम वो नहीं हैं, या वो ये गलत बयानी कर रहे हैं, या वो इस तरह से जो है वो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं उसमें जो है वो छोटी सी मिसाल आपको दूं कि जो नॉवल अभी मैं बात कर रहा था जिनकी, हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसे जोसेफ कॉनरेड ने लिखा।
और जोसेफ कॉनरेड जो है वो अफ्रीका में जो है वो उसी कॉलोनियल पावर का हिस्सा रहा। वो कुछ अर्सा उसने वहाँ पे सर्व किया, फिर बीमार हो गया, वापस आ गया जो है, और उसने आके अपने उसी 6 माह के एक्सपीरियंस को वो काफ़ी एक्सपीरियंस था उसका, तो उसने उसको जो है वो एक नॉवल के अंदर ढाला जिसका नाम उसने हार्ट ऑफ डार्कनेस रखा। और उसने वहाँ पर ये किया कि जितने ब्लैक कैरेक्टर्स थे उनमें से एक सिंगल कैरेक्टर की भी आवाज वहां पर नहीं सुनेंगे, उनके मुंह में कोई डायलॉग नहीं रखा, बल्कि उनको सबमिसिव दिखाया गया, वहां पे डम दिखाया गया। दे वर ऑल लेबर्स, अनएजुकेटेड, कल्चरलेस, विदाउट एनी सोसाइटी, विदाउट एनी एजुकेशन, इस तरह से उनको दिखाया गया। चिनुआ एचीबी अफ्रीकन राइटर्स हैं, उन्होंने जब इसको पढ़ा, इस नॉवेल को, उन्होंने कहा कि ये जो नॉवेल है जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये एक रेसिस्ट नॉवेल है, और जोसेफ कॉनरेड जो है वो रेसिस्ट नॉवेलिस्ट है। उसने कहा कि जिस तरह से हमें यह प्रेजेंट किया गया इस नॉवेल के अंदर, हम वो नहीं हैं। और उसने उस नॉवेल के जवाब में उसको काउंटर करने के लिए एक और नॉवेल लिखा, थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है। ये W. येट्स की एक पोएम में से गालबन जो है वो ये टाइटल उसने लिया अपना, और उसने अपनी कौम की, अपने मुल्क की, अपनी कम्युनिटी की, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपनी ट्रेडिशंस, उनको जो है उस नॉवल में बयान किया और दिखाया कि बेसिकली जो है वो अफ्रीकन जो है वो क्या है, उनका कल्चर चाहे कितना ही क्रूड क्यों ना हो, चाहे कितने बैकवर्ड क्यों ना हो, बट स्टिल जो है वो कोई हर कम्युनिटी जो है वो अपना एक कल्चर रखती है, अपनी कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ उनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको काउंटर किया, और वो जो कॉलोनियल डिस्कोर्स था उसको जो है उसने बेसिकली काउंटर डिस्कोर्स लिखा। काउंटर डिस्कोर्स कहेंगे उसके, तो उसने लिखा, फिर उसकी लैंग्वेज को काउंटर डिस्कोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो मैं बात यही कर रहा था कि वो रेजिस्टिंग मेटा हिस्टोरिसिज्म यही है कि आप जो एक हिस्टोरिकल नैरेटिव रही है, जिस तरह से कॉलोनियल मास्टर्स ने जो है वो उस कौम को, उस कम्युनिटी को जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो अपनी डोमिनेशन जो है वो हासिल की, उनको जिस तरह से प्रेजेंट, तो उसकी उनकी उस स्टोरी को, उनकी उस रिप्रेजेंटेशन को, प्रेजेंटेशन को अपनी जो है उनके थ्रू उसको वो रेजिस्ट करते हैं। क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर। ओके। थर्ड पॉइंट है वेस्टर्न कल्चर रिलेटेड टू कॉलोनियलिज्म, कि वेस्टर्न कल्चर जो है उसका ताल्लुक कॉलोनियलिज्म से है। अपनी जो है वो एक यूँ कह लें कि नेविगेशन के थ्रू और अपनी एक क्यूरियोसिटी के थ्रू, आप लोगों ने फर्स्ट लेसन में जो है वो एक पोएम पढ़ी थी बादशाह के बारे में, जो किसी जो है वो जंग से लौटता है और वहाँ पर ही जो है वो बीच पर अपने जो साथी होते हैं उसके उनको जो है वो एड्रेस करता है। मोनोलॉग है बेसिकली टेनिसन की, अगर आपको याद हो तो उसका नाम अगर रिकॉल कर सकें तो। सर सॉरी, सुना नहीं आपने, क्या क्या कहा है? मैंने कौन कहा सी कि स्टोरी? टोनी मॉरिसन की सॉरी टेनिसन जो है उनकी एक पोएम थी जो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन टू पोएट्री एंड ड्रामा के कोर्स में पढ़ी थी।
मुझे भी उनका उस पोएम का नाम जो है वो रिमेम्बर नहीं हो रहा, वो एक जो है वो ग्रीक किंग के नाम पे थी, आई होप सो। तो वो जो है वो अपनी एक स्पिरिट जो है वो बताता है कि वो अपने घर में अपनी बीवी के पास जो है वो वक्त गुजारना नहीं चाहता, बल्कि वो नई एडवेंचर्स करना चाहता है। विक्टोरियन एरा की बात है, और वो उस एरा के अंदर जो है विक्टोरियन जो एम्पायर है उसकी एक्सपेंशन का दौर है। ये वही दौर है जब जो है वो अमेरिका जो है वो दरियाफ्त हुआ, बरसगीर दरियाफ्त हुआ, और अफ्रीका जो है उसके बहुत सारे जो है वो इलाके दरियाफ्त हुए, और फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी कोलोनाइजेशन की, उनको जो है वो डोमिनेट किया, उनको रूल किया उन्होंने। तो वेस्टर्न कल्चर जो है वो बेसिकली वो इस कॉलोनियलिज्म से साथ जो है वो अटैच है। उसका ताल्लुक जो है वो कोलोनाइजेशन से है, कि वो दूसरों रियासतों के ऊपर, मुल्क के ऊपर अपनी उसी इंपीरियलिस्टिक फिलॉसफी को जो है वो लेजिटिमाइज करते हैं, अपने डोमिनेशन को जाके वहाँ पे काबज हो जाते हैं, रूल करते हैं उनको, और दुनिया को ये बताते हैं कि शायद जो है वो इन लोगों को सुधार रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, इनको इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू एजुकेशन, थ्रू कल्चर। ठीक है। Reinterpreting past colonial discourse to resist recently colonial representation lasting after the end of colonialism। तो चीज़ों को जो है वो री इंटरप्रेट किया जाता है। जो पास्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स रहा है, जो माजी में जिस तरह से उन्होंने अपनी बुक्स में या अपने तसानीफ के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया है, उसको रेजिस्ट किया जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा उसको। ठीक है। और फिर रेजिस्टेंस जो है वो जो कॉलोनियलिज्म का अख्ताम होता है, एंड होता है, तो उसके अंदर जो है खत्म होते होते जो कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी रेजिस्ट किया जाता है। कि वो लोग जब कॉलोनियलिज्म अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, तो उस वक्त जो है वो लोगों को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उस रेजिस्टेंस को भी री इंटरप्रेट किया जाता है, उन टेक्स्ट को भी री इंटरप्रेट किया जाता है। वो किस हद तक सच्चाई पे मबनी है, किस हद तक पे झूठ पे मबनी है। ठीक है। उन पोएम्स को जो है वो उन नॉवेल्स को, उन स्टोरीज को, उस ड्रामास को जो है वो देखा जाता है। रीडिंग ओरिएंटलिज्म। ओके। ओरिएंटलिज्म, जिसमें ने भी कहा कि वेस्ट ने अपने अलावा जितने भी लोग हैं, स्किन कलर की बेसिस पर, जियोग्राफिकल बेसिस पर, लैंग्वेज की बेसिस पर, रिलीजन की बेसिस पर, और इस तरह की जो बेसिस हैं उनके ऊपर जो है उन्होंने अपना एक अदर क्रिएट कर लिया, और उसको उन्होंने ओरिएंटल का नाम दिया। ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे सेंटर में खुद हो गए और उनको मार्जिन में कर दिया, एक बाइनरी जो है वो क्रिएट कर ली उन्होंने। ठीक है। ये एक किस्म का वो जो है वो एक भयानक ख्वाब है वेस्ट के लिए। ठीक है। और इसलिए वो अपने थ्रू पावर जो है, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के थ्रू जो है वो उसको हमेशा डोमिनेटेड ही रखना चाह रहे हैं। और फिर इसमें उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया वो उन्होंने, थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो प्रोपोगेट करते हैं। चाहे वो आप लोग कहीं पे भी पढ़ें, जाके कहीं पे भी जो है वो इनको देखें आप, मैरिज के हवाले से, रिलीजन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से,
तो वहाँ पर जो है वो ओरिएंट को क्रिएट किया जाता है, उसकी खुसूसियात बताई जाती हैं। उसमें इंडो पाक जो है वो सब कॉन्टिनेंट की बात हो, अफ्रीका की बात हो, अरेब्स की बात हो, जापान की बात हो, चाइना की बात हो, तो इन लोगों को जो है वो अदर जो है वो उसके तौर पर पेश करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के अंदर है, चाहे वो जो है वो मैंने कहा एजुकेशन के अंदर है, चाहे वो रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जिस तरह से भी है। उन्होंने इसको पूरा जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया हुआ है। फिर आप इसको जो है वो लिटरेरी वर्क्स के अंदर देख सकते हैं, वहां पर भी जो है जिस तरह से इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन की गई है, जो बुक्स लिखी जाती हैं, जो मूवीज़ बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, या जो है वो कमर्शियल जो बनाते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेशन जो है इन लोगों की, उसको भी जो है वो एनालाइज किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि ओरिएंटल का जो कॉन्सेप्ट है उसको कितना उन्होंने बुरे तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया है इन लोगों को। लेजिटिमेटिंग है और वो उनके पास अपनी वो इम्पीरियलिस्टिक थॉट, इम्पीरियलिस्टिक फिलॉसफी है, जिसके थ्रू जो है वो लेजिटिमेट करते हैं कि उन्होंने इसको जो ओरिएंट को क्रिएट किया है तो कितना वो सही है अपने इस सारे के लिए, वो रैशनल देते हैं उसका, ठीक है, और फिर उसको जो है वो जस्टिफाई करते हैं एज लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फॉर्म। और फिर जो है वो बड़ी वाज़े भी जो है वो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है और मख्फी भी है, जो हमें उनके उस जो है वो कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर से जो है उसको एनालाइज करके जो है वो देखना पड़ता है कि उन्होंने किस तरह से जो है हमें मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यूं हम लोग जो है वो ओरिएंटल के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो उनको टेक्स्ट के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, जो है वो प्रिंट मीडिया के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है उसकी प्रैक्टिसेस उनको देखते हैं। इस्लामोफोबिया की बात आजकल हो रही है, तो वो भी यही जो है वो ओरिएंटलिज्म और उसमें ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ओरिएंट हैं उनके हवाले से बात की गई। एक कॉन्सेप्ट है मिमिक्री का, जिसमें जो है वो ये होता है कि जो कंट्राडिक्शन है ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स, ठीक है, कॉलोनियल सब्जेक्ट एज द अदर, डोमेस्टिकेशन ऑफ कॉलोनियल सब्जेक्ट बाय ओमिटिंग द अदरनेस। तो मिमिक्री में ये होता है कि जो मकामी लोग होते हैं वो इस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसे वो कॉलोनियल पावर्स का हिस्सा हो, ठीक है। वो अपने ही कल्चर में, अपने ही लोगों में जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं जो पूरी सोसाइटी या पूरी के ऊपर जो है वो कॉलोनियल मास्टर्स जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग अपनी एलीट क्लास को, रूलिंग क्लास के जो है या जो कैपिटलिस्टिक क्लास है हमारी, तो वो उनका जो एक रोल है मुआशरे के अंदर उसको देख सकते हैं। वो बिल्कुल जो है वो मकामी लोगों को ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं जिस तरह से कॉलोनियल मास्टर्स कर रहे थे, ठीक है। उनका इस्तेहसाल भी हो रहा होता है, उनको मिस ट्रीट भी कर रहे होते हैं, उनकी मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो रही होती है। ये मकामी लोग जो है वो, मिमिक्री का मतलब होता है असल में नक्काली करना। तो मकामी जो लोग, पावरफुल लोग होते हैं, जिनके हाथों में पावर होती है, जैसे मैंने कहा कि रूलिंग क्लास के लोग हैं, लीड क्लास के लोग हैं, जो सरमायादार लोग हैं, तो वो बेसिकली चूँकि वो पावर में होते हैं, पावरफुल होते हैं अपनी इकोनॉमिक जो है वो रिचनेस की वजह से, अपने जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट की वजह से, सोशल जो है वो स्टेटस की वजह से, तो वो फिर इसको अपने आप को वैसा ही जो है वो बिहेव करते हैं जिस तरह से वो उन्हीं कॉलोनियल पास्टर जो है पावर्स जो है उसका हिस्सा हो। हम उनको ये भी कह सकते हैं कि वो एक किस्म का जो है वो बाकियात जो है वो, जैसे वो कॉलोनियल मास्टर्स की जो है वो रह गई हैं, जिनके थ्रू हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है। अगर जो वो थोड़े हैं बट वो चूँकि पावर में है इसलिए वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, मिमिक्री के साथ एक जो है वो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी का। हाइब्रिडिटी जो है वो डबल
जो एक आइडेंटिटी है, ठीक है, जैसे भी मैंने बात की है हमारी रूलिंग क्लास या जो है वो एलीट क्लास के हवाले से, कि वो बुनियादी तौर पर हैं ओरिएंट, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो कॉलोनियल मास्टर्स हों। तो इस तरह से उनकी जो एक आइडेंटिटी है वो एक हाइब्रिड आइडेंटिटी है। हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन 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 ममालिक के हवाले से जो है वो बहुत ही उनके असीर जो है वो जहनी तौर पर होते हैं, और वो यहाँ कर भी हैं और अपने आप को वहाँ के भी जो है वो शो करते हैं। तो एक उनके अंदर एक हाइब्रिड जो है वो पर्सनैलिटी या हाइब्रिड आइडेंटिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें वो दो आइडेंटिटी का जो है वो एक किस्म का एक छापा जो है उनके ऊपर लगा हुआ होता है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी होंगे लेकिन उनके पास जो है वो डबल या ट्रिपल किस्म की जो है वो नेशनैलिटी होती है, तो उनकी ट्रू आइडेंटिटी जो है वो मतलब मिसिंग होती है, हम लोग तो ये कहेंगे, लेकिन बेसिकली जो है वो हाइब्रिड आइडेंटिटी जो है वो रखते हैं। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट जो है। फिर एक है लैंग्वेज अप्रोप्रिएशन और एक है लैंग्वेज एब्रोगेशन। एब्रोगेशन जो है वो उसको यूँ समझें कि आप कॉलोनियल मास्टर की लैंग्वेज को टोटली अनल कर देते हैं, अबॉलिश कर देते हैं, दैट इज एब्रोगेशन। या आप उसको अप्रोप्रिएट कर लेते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज में लिखते हैं अपने मौक़िफ़ को, लेकिन उसको अपने मकासद के लिए, अपने पर्पसेस के लिए, अपने मोटिव्स के लिए उसको ढाल लेते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, दैट इज अप्रोप्रिएशन। ठीक है, एब्रोगेशन एंड अप्रोप्रिएशन। इस तरह से जैसे बहुत सारा जो एक हमारा इंग्लिश लिटरेचर है, पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर, तो उसके अंदर जो है लिखा उसको इंग्लिश में गया है, लेकिन असल में जो है वो ये किया गया है कि उस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया उसको, और राइटर्स ने जो है वो उस कॉलोनियल लैंग्वेज को या कॉलोनियल डिस्कोर्स को जो है वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो है वो नेशन का कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग जो है वो बेसिकली कनेक्टेड हैं, फोकस कर रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल और कॉलोनियल के हवाले से। तो नेशन जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट इन इमेजिनेशन। एंडरसन जो है बी एंडरसन उसको जो है वो डिफाइन करते हैं, नेशन यूनिफाइज द पीपल। एक आइडियोलॉजी के ऊपर कुछ जो है वो सर्टन सेट ऑफ जो है वो आइडियाज़ है जिसके ऊपर कुछ लोग जो है वो यूनिफाई होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और उनका जो है वो शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड ट्रेडिशंस हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, शेयर्ड बिलीफ्स होते हैं जो उनको एक नेशन का जो है वो दर्जा देते हैं। अजान आ रही है, 2 मिनट वेट करिएगा प्लीज़।
ओके, तो हम लोग नेशन को डिफाइन कर रहे थे कि सेट ऑफ बिलीफ्स जो है, प्रिंसिपल्स हैं, शेयर्ड ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, कम्युनल प्रैक्टिसेस हैं। तो जो लोग उस पर मुत्तफिक हो जाते हैं, जैसे हमारी जो है वो मुस्लिम नेशन है, इसी तरह से इंडियन नेशन है, इस तरह से इंग्लिश जो है वो नेशन है, अमेरिकन नेशन है, फ्रेंच नेशन है। तो डिफरेंट जो है वो नेशन जो है वो इस तरह से वाक़या होती हैं। नेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड सिंबल्स टू यूनिफाई द आइडेंटिटी ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, उनकी हिस्ट्री, उनकी ट्रेडिशंस और उनकी जो सिंबल्स हैं, शेयर्ड सिंबल्स। ठीक है, जैसे मॉस्क हमारी जो है वो एक सिंबल हो सकती है, इस तरह से चर्च एक सिंबल हो सकती है, टेम्पल एक सिंबल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारी जो है वो ट्रेडिशंस हैं। बुक्स जो हमारी जो है रिलीजियस बुक्स हैं, दे कैन बी सर्व एज सिंबल्स। हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियल्स कैन बी सिंबल्स। नेशन गिव्स सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी। तो उस नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमें इस बात का जो है वो एक एहसास देता है कि हमारी जो है वो कहीं जो है वो रूट्स मौजूद हैं, हम कहीं पे पेवस्त हैं। हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है, ताल्लुक का एहसास जो है वो हमें देता है। और उस कम्युनिटी, उस नेशन के जो है वो के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं मुख्तलिफ तरह से उनकी प्रैक्टिसेस में। जब हम लोग उन प्रिंसिपल्स को, उन आइडियाज़ को, उन ट्रेडिशंस को, उन वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो बेसिकली हम लोग उस नेशन के साथ जो है उसको पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उस कम्युनिटी के अंदर। नेशन नीड्स यूनिफाइंग लैंग्वेज। ठीक है, वो लैंग्वेज के थ्रू भी यूनिफाई होते हैं। ठीक है, बिलीव्स के थ्रू भी यूनिफाई होते हैं। जैसे हम लोग कलमा हक कहने वाले हैं, तो उस कलमा हक जो है वो हमारी एक जो है वो यूनिफाइंग फोर्स है, बेसिस है हमारी यूनिफिकेशन की। और जो रंग, नस्ल जो है, ज़ुबान है, ये मैटर नहीं करती। लेकिन बहुत सारी कौमें जो हैं वो रंग पे, नस्ल पे, अपने जुग्राफियाई हदों पे, ज़ुबान पे जो है वो बिलीव करती हैं। वो भी उनका जो है वो मेन पिलर्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एक यूनिफाइंग फोर्स है वो कलमा हक है। नेशन सेटल जो है बॉर्डर बिटवीन अस एंड देम। और नेशन जो है वो बेसिकली हमें डिस्टिंग्विश करती है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम लोग दूसरे लोगों से, जो दूसरी कौमें हैं उनसे। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट नेशंस जो है वो वजूद में आती हैं। और नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर वो बिलीव्स हैं, वो जो सेट ऑफ आइडियाज़ है, वो जो आइडियोलॉजी है, वो बेसिकली असल सरहद है। फिजिकल बॉर्डर्स तो जो अपनी जगह पे हैं, लेकिन असल सरहद जो है, ठीक है, वो है आपके वो बिलीफ्स हैं, आपके वो जो प्रिंसिपल्स हैं, आपकी वो हिस्ट्री, ट्रेडिशन और सिंबल्स हैं, जो असल जो है वो बॉर्डर्स हैं नेशंस के दरमियान। उससे पता चलता है कि कौन क्या है। फेज 1 जो है वो कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म को जो है वो देखा गया है 3 फेजेस उसकी। एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट हैं, जो लीड्स हैं रिसीव मॉडर्न यूरोपियन कल्चर, द हाइब्रिड ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट लीड्स हैं, वो बेसिकली एंटी कॉलोनियलिस्ट और नेशनलिस्ट हैं। ठीक है, लीड्स हैं, लेकिन वो मॉडर्न यूरोपियन कल्चर को भी रिसीव करते हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने जो है रूलिंग क्लास की बात की, तो वो एक हाइब्रिड जो है वो है बेसिकली वेस्टर्न और ईस्टर्न। उनकी जो स्पिरिचुअलिज्म को कह लें, या उनकी टेक्नोलॉजी को कह लें, या उनके आइडियल्स को कह लें, और ईस्टर्न जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कह लें, तो वो हमारे सामने वो एक कॉम्बिनेशन की सूरत में, एक हाइब्रिडिटी जो है वो हाइब्रिड एंटिटी की सूरत में जो है वो जलवागर होते हैं। पहली फेज ये है। एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट लीड्स लुक फॉर मैस सपोर्ट बाय एम्फसाइजिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज टू टेक पावर फ्रॉम द कॉलोनियलिस्ट। तो वो नेशनलिस्ट एलीट्स जो एंटी कॉलोनियल हैं, ठीक है, जो बड़े पैमाने पर जो है वो सपोर्ट क्लेम करते हैं और
एम्फसाइज कर रहे हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, ट्रेडिशनल जो है वो ट्रेडिशंस को, वैल्यूज़ को, कल्चर्स को, प्रैक्टिसेस को, और कॉलोनियलिस्ट से जो है वो पावर जो है वो गेन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों का जो है वो जो सारी फ्रीडम मूवमेंट है उसमें हम लोग देखते हैं। थर्ड फेज जो है वो एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट हैं, एलीट्स हैं, रियलाइज द आइडियाज एंड कवरिंग नियो कॉलोनियलिज्म टू सेटल देयर स्पोर्ट। कि अगेन जो है वो ऐसे लीड्स हैं जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट हैं, वो रियलाइज करते हैं आइडियाज़ को, और वो आइडियाज़ जो हैं नियो कॉलोनियलिज्म को कवर करते हैं ताकि जो है उनकी सपोर्ट जो है वो जारी रहे। मतलब अब कॉलोनियल पावर्स जो है वो इंडो पाक जो है वो कंट्रीज़ में नहीं आएंगी, बट ये लोग यहाँ बैठकर जो है वो उनके खिलाफ भी बात बोलेंगे, अपनी कौम के हवाले से वो भी एम्फसाइज करेंगे, लेकिन उनके साथ बिगाड़ेंगे नहीं, उनके पर्पस को यहाँ बैठ के सर्व करेंगे ताकि उनकी तरफ से इनकी सपोर्ट जो है वो होती रहे, एक हवाले से। दूसरा हवाला ये है कि जो है वो उन आइडियाज़ को जो है वो रियलाइज़ करते हैं जिसमें नियो कॉलोनियलिज्म को जो है वो भी कवर होता है। ठीक है, तो खामोशी से जो है वो मतलब हिडन जो है वो अपने मामलात कॉलोनियल पावर्स के साथ भी सेट रखते हैं। मतलब उनके पास वहाँ की नेशनैलिटी भी होती है, वहाँ पर इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वहाँ पर इनके जो है वो बैंक बैलेंस भी होते हैं, डिप्लोमेटिक जो है वो कनेक्शंस भी होते हैं, एवरीथिंग। और जो अपने लोग हैं, मकामी लोग हैं, जिस नेशन से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर भी जो है वो अपने पाँव जमाए रखते हैं अपने नुमाइंदों के थ्रू या अपने दूसरे चीज़ों के थ्रू, ताकि उनको जो है वो वहाँ की सपोर्ट भी जो है वो हासिल रहे। तो बेसिकली जो है वो यहाँ से भी और वहाँ से दोनों तरह से जो है वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं, और उसमें उधर भी पर्पस सर्व करते हैं अपना, और यहाँ के लोगों, अपने मकामी लोगों को जहाँ उनकी रूट्स होती हैं वहाँ के लोगों को भी जो है वो एम्फसाइज कर रहे होते हैं कि वो उनमें से हैं, वो एंटी कॉलोनियलिस्ट हैं, ठीक है, और नेशनलिस्ट हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों किस्म के ये जो एलीट्स हैं, ये बेसिकली जो है वो अपने पर्पस को सर्व करने के लिए जो है वो ये सब करते हैं। ठीक है, होते एंटी कॉलोनियलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट भी हैं, लेकिन उनका जो मकसद होता है वो बेसिकली पावर गेन होता है, पावर को अचीव करें और जो है वो अपने कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो उसको प्रैक्टिस करें। स्विच ऑन करें। आई थिंक सो यहाँ तक आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के साथ जुड़ी हुई कुछ जो है वो टर्म्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, ये ज़हन में रखिएगा कि मिमिक्री और हाइब्रिडिटी और नेशनलिज्म जो है ये बेसिकली कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल दोनों फेजेस के अंदर जो है वो मौजूद हो सकती हैं। जैसे हम लोग कॉलोनियलिज्म के दौर में जो रियासतों के वाली हुआ करते थे, कुछ हिंदू भी और दूसरे भी, तो वो उन्होंने अपनी पोजीशन जो है उनको रिटेन किया, लेकिन उन्होंने जो है अंग्रेज़ बहादुर साहब बहादुर के सामने जो है उनके साथ भी जो है वो अच्छा ताल्लुक बनाए रखा ताकि उधर से भी जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला रहे, और अपनी जो स्टेट्स हैं, अपने लोग हैं, उनकी भी सपोर्ट उनको हासिल रहे। उनको कहते रहे कि आपके लिए कर रहे हैं, और उनसे कहते कि वो आपके लिए कर रहे हैं। तो दरअसल उनका मकसद जो था वो अपनी पावर को रिटेन करना था। इसी तरह से जो है वो अब हम लोग बाद में देखते हैं कॉलोनियलिज्म के, जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हो गए, तो अब भी दोनों ममालिक के जो एलीट क्लास हैं, रूलिंग क्लासेस हैं, तो वो बेसिकली जो है यहाँ के लोगों को भी जो है वो पैसिफाई करते हैं, और वहाँ अपने उन जो है वो साहब बहादुर जो है अंग्रेज़ आका जो हैं
या वेस्टर्न पावर्स हैं या जो जो सुपर पावर्स हैं, तो उनको भी, उनके मकासद को भी सर्व करते हैं और उनको भी जो है वो मामला को जो है पूरा करने में जो है वो कसर उठा नहीं रखते थे। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी मुश्किल वक्त में होते हैं तो वो फिर आपको सपोर्ट करते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ठीक है, बल्कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक असाइलम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, आपको पनाह जो है वो देते हैं, इसलिए क्योंकि आपने उनके पर्पस को जो है वो सर्व किया होता है। ठीक है, चाहे वो किसी अदारों के थ्रू हो या डायरेक्ट आप उनके जो है वो पर्पस को सर्व कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ colonialism एंड पोस्ट colonialism डिस्कशन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। कल हम लोग जो है वो इंशाल्लाह बात करेंगे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के हवाले से, फिर उसमें जो उसके जो मेजर मेजर आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे मैं बात करूँगा। यहाँ तक अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से। प्रेजेंटेशन वाले लोग कल अपने प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर करें, हम लोग कुछ वक्त जो है वो प्रेजेंटेशन को लिए भी देंगे और कुछ हिस्सा जो है वो मैं अपनी जो हमारी मामूल का लेक्चर है हम लोग उसको भी कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।